ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। युद्ध के मुहाने पर पश्चिम एशिया। इस समय तो आप लोग देख रहे हैं कि दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। अब आप देखिए, हमारे पड़ोसी को देख लीजिए, बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, जो 1947 तक आप देखते हैं कि हमारा हिस्सा हुआ करता था और 1971 तक ही पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ भी बड़ी अशांति फैली हुई है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये म्यांमार में आप देख ही रहे हैं, नेपाल में राजनीतिक उठापटक चलता ही रहता है, चीन में चल ही रहा है, पाकिस्तान में चलता रहता है, श्रीलंका में चलता रहता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन में चल रहा है। यहाँ इजराइल की बातें हो रही हैं, क्योंकि इजराइल पर ईरान ने 180 से ज्यादा अभी हाल ही में मिसाइलें दागी हैं। ये भूमध्य सागर है, ये आपको लाल सागर देखने को मिल जाएगा, ये अरब सागर देखने को मिल रहा है, और ये हमारा प्यारा भारत है। तो इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह की सरगना नसरुल्लाह को मार गिराए जाने के और लेबनान में सक्रिय इस संगठन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने के जवाब में ईरान ने उस पर मिसाइलें दागकर पश्चिम एशिया की हालात और अधिक बिगाड़ने का ही काम किया है। अब यह लगभग तय है कि इजराइल ईरान को निशाना बनाएगा। वह ईरान के परमाणु ठिकानों को भी नष्ट कर सकता है, क्योंकि ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि वह इजराइल का नामो निशान मिटा देगा और इसकी भी प्रबल आशंका है कि इजराइल ईरान के तेल ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। यदि ऐसा होता है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ना तय है और इससे विश्व अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, जो पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध के कारण संकट का सामना कर रही है, और यदि यहाँ के हालात खराब हुए तो इस क्षेत्र के विभिन्न देशों में रह रहे लाखों भारतीयों को निकालने की जरूरत पड़ सकती। स्पष्ट है कि इससे भी भारत की समस्याएं बढ़ेंगी और पश्चिम एशिया सबसे तनाव और युद्ध की आशंका से घिरा है। और जब से पिछले साल 7 अक्टूबर से फिलिस्तीन के गाजा इलाके में सक्रिय आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर घुसकर भीषण हमला किया था, और इस हमले में हमास के आतंकियों ने 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों को मार दिया था और 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले आए थे। इजराइल के लिए यह बहुत अधिक आघातकारी था और इजराइल ने हमास को सबक सिखाने के लिए गाजा में हमलों की झड़ी लगा दी, और इन हमलों में हमास के तमाम आतंकियों के साथ आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। एक आंकड़ों के अनुसार अब तक 40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में इजराइल के हमलों के दौरान ही लेबनान के ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजरायली ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए, और इसके चलते इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी निशाने पर लिया, और इससे चिढ़कर ही ईरान ने इजराइल को अपना निशाना बनाया, और ऐसा करके उसने इजराइल को खुद पर हमले का मौका दिया। और इजराइल के जवाबी हमले की आशंका से ग्रस्त ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई भले ही इस्लामी जगत को एकजुट होने की नसीहत दे रहे हैं और मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ भड़का रहे हों, लेकिन यह साफ है कि कतर को छोड़कर अन्य इस्लामी देश और विशेष रूप से अरब जगत के सुन्नी देश इस संघर्ष से दूर रहना चाहते हैं। एक तरह से आप कहिए कोई मुसीबत नहीं लेना चाह रहे हैं जबरदस्ती की। और आप देखिए, इजराइल और इस्लामी देशों के बीच अविश्वास और तनाव का रिश्ता नया नहीं है। इजराइल और इस्लामी देशों में तभी ठन गई थी जब आप देखिए संयुक्त राष्ट्र की पहल पर 1948 में फलस्तीन कहे जाने वाले क्षेत्र में एक नए राष्ट्र के रूप में दुनिया भर में बिखरे यहूदियों के लिए इजराइल की स्थापना की गई। और इजराइल से तमाम संघर्षों के बाद अधिकांश अरब देश इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईरान और कतर जैसे देश अभी भी हमास और हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल को निशाना बनाने की नीति पर चल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, तो 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पता है आपको, इजराइल की जनसंख्या है 99 लाख और ईरान की जनसंख्या पता है आपको 9 करोड़ की लगभग है। और एक कई बार आप देखते हैं कि इजराइल इन देशों को, इन संगठनों को परास्त कर चुका है। इसलिए आप देखते हैं वो कहते हैं कि इजराइल को अगर कोई छेड़ देना तो वो पूरा अंजाम खत्म करके ही सांस लेता है। इजराइल इस्लामी देशों के बीच तनाव और युद्ध के लंबे इतिहास के बीच इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अमेरिका, अन्य पश्चिमी देश हर हाल में इजराइल का साथ देना पसंद करते हैं। इन देशों ने पिछले 1 साल में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए तमाम प्रयत्न किए, लेकिन वे नाकाम रहे, क्योंकि हमास बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और इजराइल की ओर से ईंट का जवाब पत्थर से देने की कठोर नीति अपनाने के बावजूद अमेरिका और उसके सहयोगी देश उस पर लगाम नहीं
इसलिए नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि वह अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है और ऐसा इस देश अपने शत्रुओं के प्रति नरम रवैया नहीं अपना सकता है। अब आप देखिए इजराइल ने यूएन जो संयुक्त राष्ट्र की बात होती है ना, शांति स्थापित करने की बात करता है, उद्देश्य है उसका, उसके महासचिव पर आप देखते हैं कि प्रतिबंध लगा दिया अपने देश आने में। और आप देखते हैं कि और ऐसा देश अपने शत्रुओं के प्रति नरम रवैया नहीं अपना सकता है। इजराइल के आक्रामक रूप को देखते हुए विश्व के अनेक देशों की यह अपेक्षा उचित ही है कि वह संयम का परिचय दे, फलस्तीन को अलग देश के रूप में स्वीकारे और हमास एवं हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को हथियार के बल पर खत्म करने का इरादा छोड़े। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब ईरान जैसे देश भी इस मुगालती से बाहर आए कि वे इजराइल का अस्तित्व मिटाने में सफल हो जाएंगे। ईरान इजराइल के लिए खतरा बने हमास और हिजबुल्लाह का ही साथ नहीं देता, बल्कि सऊदी अरब की नाक में दम किए यमन के हाउती लड़ाकों का भी सहायता करता है। यही काम कतर भी करता है। हालांकि पश्चिमी देशों का ईरान पर कोई जोर नहीं है, लेकिन वे कतर पर तो दबाव बना ही सकते हैं। वे इसमें भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। और ईरान के रवैये को देखते हुए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। यदि इसके जवाब में रूस या चीन ईरान की मदद के लिए आगे आ जाते हैं तो पश्चिम एशिया विश्व की बड़ी शक्तियों का अखाड़ा बन सकता है, क्योंकि रूस और चीन विश्व के किसी भी क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व कायम होता नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए दोनों देश हर उस देश के साथ खड़े हो जाते हैं जो अमेरिका के खिलाफ होता है। पश्चिम एशिया में शांति के आसार इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता करा पाने में नाकाम है। कोई उसकी बात ही नहीं मान रहा है। और इस पर हैरानी नहीं कि संयुक्त राष्ट्र और उसका सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। और इसे देखते हुए भारत को पश्चिम एशिया में शांति समझौते के लिए सक्रिय होना चाहिए। और एक आप देखते हैं, एक तो भारत के संबंध इजराइल ईरान दोनों से है, और दूसरे दुनिया में भारत शांति अहिंसा के गांधीवादी विचारों के लिए जाना जाता है। ये विचार पश्चिम एशिया में शांति ला सकते हैं और इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि अनेक देश यह मान रहे हैं कि भारत अपने बढ़ते कद के चलते पश्चिम एशिया में शांति की प्रभावी पहल कर सकता है। यह भारत के बढ़ते प्रभाव का ही प्रमाण है कि अनेक प्रमुख देश उसे सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की जरूरत जता रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? ये लिखा किसके द्वारा गया? संजय गुप्त के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। एक अदद सम्मान के लिए जब बड़े लेखक अपने सम्मान की रक्षा कर नहीं पा रहे हैं तो आम जन की क्या स्थिति होगी, इस पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। हास्य बैंक कसा जा रहा है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देख लीजिए, ये रिजर्व बैंक ने जारी किया है। आंकड़े अरब डॉलर में है। ये फरवरी 2008 में 300 था अरब डॉलर, ये सितंबर 2017 में 400 हो गया, जून 2020 में आप देखिए 500 हो गया, और जून 2021 में ये 600 हो गया, सितंबर 2024 में ये 700 हो गया। रिजर्व बैंक हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शब्द संचेतना, शब्द इस जगत की सबसे बड़ी ताकत है जो बाणी से निस्तब्ध होकर अचेतन को ही चेतन और सचेतन को भी अचेतन कर सकते हैं, और इनमें बड़ा कोई अस्त्र नहीं है और ना ही कोई औषधि। अतः सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा के भंडार होने से इनके प्रयोग में सावधानी आवश्यक है। जगत के समान शब्द के भी दो रूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म। विचार शब्द के सूक्ष्म रूप है, जबकि नाद स्थूल रूप है जिसे ध्वनि कहा जाता है। मन मस्तिष्क में सबसे पहले विचार उत्पन्न होते हैं, फिर प्रतीक के माध्यम से साकार होकर ये लौकिक कार्य व्यवहारों के साधन बनते हैं। और अतः लौकिक जगत के स्वरूप निर्धारण में शब्दों का महनीय योगदान है। शून्य से विराट की यात्रा में शब्द परमात्मा के प्रथम और अवतरण है। यही ओंकार की प्रथम ध्वनि है। कड़ कड़ से इसकी ही ध्वनि पिति ध्वनित होकर जगत को शब्दायमान करती है। जगत के कल्याण के लिए शब्द का वाणी के रूप में अवतरण ही परमात्मा का साकार होना है। ब्रह्मा को वही जान सकता है जो शब्द की महिमा को जानता है। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्णों में मैं आकार हूं और जिसके बिना शब्द जीवंत नहीं हो सकते। इसलिए शब्द ईश्वरीय संचेतना के जीवंत रूप हैं जो जीव और जगत को प्राणबंद करते हैं। शब्द का मौन हो जाना ही मृत्यु है। इसी महत्ता के कारण शब्द को ब्रह्मा कहा जाता है। और व्यापक, अविनाशी, अव्यक्त, अगोचर आदि समान गुण धर्म भी शब्द को ब्रह्मा की संज्ञान प्रदान करते हैं। जीव और ब्रह्मा की एकता भारतीय अध्यात्म का मूल है और जिसकी सिद्धि साधना के बिना संभव नहीं है। मुखरित अथवा मूक होकर ये शब्द ही साधना के आधार बनते हैं।
लौकिक सिद्धि के समान आध्यात्मिक सिद्धि तक तब तक नहीं हो सकती जब तक कि शब्दों का प्रयोग उपयुक्त ना हो। दोनों क्षेत्रों में इनका अमांगलिक प्रयोग अनर्थकारी सिद्ध होता है। शब्द को ब्रह्मा के रूप में स्वीकार करके ही इनकी अमंगलकता से बचा जा सकता है। शब्दों का बड़ा सोच समझ के उपयोग किया करिएगा। समझ में आया? इन नक्सलियों का सफाया, ये आप देखते हैं कि नक्सली देखिए हमारे ही देश के लोग हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसीलिए कारण नक्सलवाद को माओवाद भी आप लोग कह देते हैं। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके में 30 से अधिक नक्सलियों को मार गिराने में मिली सफलता इसका परिचायक है कि केंद्र और राज्य सरकारें नक्सली संगठनों का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये पहले आप देखिए बहुत जगह फैला हुआ था नक्सलवाद, अब समट रहा है। ये मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़, 1 नवंबर सन 2000 की बात है। इसकी सीमा आप देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की झारखंड से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश से भी, महाराष्ट्र, तेलंगाना से भी लगती है। विधानसभा में 90 सीटें हैं। चलिए बताइए आप लोग, राज्यसभा में, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? और इसी प्रतिबद्धता का परिचय इससे मिलता है कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष अब तक 180 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं और यह संख्या इसलिए उल्लेखनीय है कि पिछले 5 वर्षों में 200 से करीब नक्सली मारे जा सके। इसका पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद से नक्सलियों के खिलाफ कहीं अधिक सख्ती का परिचय दिया जा रहा है। वैसे तो पिछली कांग्रेस सरकार भी नक्सलियों के खिलाफ सक्रिय थी, लेकिन वह अक्सर ढुलमुल नजर आती थी। वह भी तब जब नक्सलियों ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को निशाना बनाया था। यदि नक्सलियों से निपटना है तो उनके प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्हें यह संदेश भी देना होगा कि वे बंदूक के बल पर व्यवस्था परिवर्तन करने और संविधान एवं लोकतंत्र खत्म करने का मुगालता छोड़ दें। चूंकि नक्सली बार बार के आग्रह के बाद भी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए उनका दमन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। नक्सली नेता और उनके समर्थक भले ही यह झूठा प्रचार करें कि नक्सली संगठन गरीब आदिवासियों के हितों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सच है कि आतंक के बल पर उगाही करने वाले गिरोह में तब्दील हो गए हैं। तथ्य भी है कि जिन आदिवासियों के हितैषी होने का दिखावा करते हैं उन्हें ही विकास जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करने का कुचक्र रखते हैं। वास्तव में वे निर्धन आदिवासियों के सबसे बड़े शोषक हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से नक्सली संगठनों के खिलाफ जो सख्ती दिखाई गई, उसके चलते एक बड़ी हद तक उनकी कमर टूटी है। इतना ही नहीं, उनके दायरे को सीमित करने में भी सफलता मिली। उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी करने का अभियान चलते रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में यह देखने में आ चुका है कि सुरक्षा बलों के दबाव के चलते भी कुछ समय के लिए निष्क्रिय होकर फिर से अपनी ताकत जुटा लेते हैं। अब उन्हें फिर से संगठित और ताकतवर होने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ की तरह उसके पड़ोसी राज्य भी नक्सलियों का खात्मा करने के लिए कमर कसें और केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग करें। ऐसा करके ही मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया करने के लक्ष्य को पाया जा सकता है। अब जब नक्सलियों की ताकत घटती जा रही है, तब यह देखने को भी जरूरत है कि उन्हें आधुनिक हथियार कहाँ से मिल रहे हैं, और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि गत दिवस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के पास AK-47 जैसे हथियार मिले हैं। पर्यावरण की चिंता, देखिए बढ़ता वैश्विक ताप और जलवायु परिवर्तन गंभीर समस्या बनता जा रहा है। और देखिए तापमान जो बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव हर क्षेत्र पर पड़ रहा है और हर व्यक्ति पर पड़ रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी जरूर इस तरह के टॉपिक के बारे में रखना चाहिए। इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। लोगों की बढ़ती आवश्यकताएं, औद्योगिक विकास, बढ़ता प्रदूषण और प्रकृति से छेड़छाड़ प्रमुख कारण है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी वैश्विक तापमान का प्रभाव दिखने लगा है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी है, मौसम चक्र में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा नहीं होती थी वहां अतिवृष्टि हो रही है। हिमपात पहले के मुकाबले कम होने लगा है। पश्चिम हिमालय क्षेत्र में स्थित ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहे हैं। त्रिलोकीनाथ, व्यास और कुंड ढाका ग्लेशियर प्रतिवर्ष 11 से 18 मीटर तक सिकुड़ रहे हैं। चंद्रा बेसिन के 12 ग्लेशियरों की भी ऐसी स्थिति है। जहां 8 साल में 8 से 10 मीटर तक बर्फ गिरती थी, वहां 3-4 मीटर ही हिमपात हो रहा है। ग्लेशियरों में बर्फ की परत पतली होने का असर जल विद्युत परियोजनाओं पर भी पड़ा। वर्ष भर बर्फ से ढके रहते थे, वहां पर लोग पहुंच नहीं पाते थे। अब लोग आसानी से पहुंच रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी से भवन निर्माण सहित अन्य गतिविधियां बढ़ने से हरित आवरण घटा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में कुछ वर्ष में हरित आवरण बढ़ा है, लेकिन हरित घनत्व की दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
वन माफिया, खनन माफिया पर भी अंकुश लगाए जाने की दिशा में कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। हर वर्ग को समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जन्म तिथि, जीवन के विशेष अवसर पर पौधारोपण किया जाना चाहिए। जब पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी प्रयास करेंगे तभी स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे। अब आप देखिए पहल भी बताई जा रही है, इसलिए तो कहते हैं कि इस तरह के आर्टिकल पढ़ा करिएगा। पुनर्जीवित हो सकेंगे विलुप्त जीव। तो आप देखिए पिछले कुछ समय से विलुप्त जीवों को पुनर्जीवित करने के प्रयास चल रहे हैं। इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है। इस शोध से जुड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि मैमथ, विशालकाय हाथी, डोडो पक्षी और तस्मानियाई बाघ जैसे लंबे समय से विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को 2028 से पहले वापस लाने की प्रबल संभावना है। आज जीव विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है। विज्ञानियों को लगता है कि विज्ञान की नई तकनीक के उपयोग से लुप्त जीवों को अस्तित्व में वापस ला सकते हैं, लेकिन क्या इतना आसान होगा? यह जटिल विज्ञान है। पहले चरण में विज्ञानी विलुप्त जानवरों के विशिष्ट जीनों का पता लगाते हैं और दूसरे चरण में विलुप्त जीवों के किसी करीबी मौजूदा रिश्तेदार के डीएनए का उपयोग करके विशिष्ट जीनों की प्रतिकृति बनाने की चेष्टा करते हैं। अमेरिका की कोलोसल बायोसाइंसेस नामक कंपनी ने विलुप्त जीवों की वापसी की बीड़ा उठाया। कंपनी के विज्ञानी आप देखते हैं इसके लिए जीन संपादन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। अगले 3 वर्षों के भीतर डोडो पक्षी और तस्मानियाई बाघ, मैमथ हाथियों से पहले देखने को मिल सकते हैं, जो लगभग 4000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। मैमथ का गर्भकाल 22 महीने का होता है। यह देखते हुए शोधकर्ताओं ने मैमथ के लिए 2028 के अंत की तारीख तय की है और इस समय संतोषजनक ढंग से काम चल रहा है। लेकिन यह देखते हुए कि अन्य प्रजातियों का गर्भकाल बहुत कम है, यह बहुत संभव है कि मैमथ से पहले एक और विलुप्त प्रजाति प्रकट हो जाए। तस्मानियाई बाघ 1982 में ऑस्ट्रेलिया में विलुप्त घोषित किया गया था और उसका गर्भकाल सिर्फ कुछ हफ्ते का होता है। और आप देखते हैं कि 19 असमर्थ डोडो पक्षी कभी मॉरिशस के द्वीपों पर रहते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी में किसी समय वे विलुप्त हो गए और उनका सामान्य गर्भकाल लगभग 1 महीने लंबा होता है। कंपनी ने अभी यह नहीं बताया कि दोनों में से किस के पहले प्रकट होने की संभावना दिखे, लेकिन इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि 2028 से पहले हमारे पास एक प्रजाति जरूर होगी। टेक उद्यमी लैम ने 2021 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अनुवांशिकी विद जॉर्ज चर्च के साथ मिलकर कोलोसल बायोसाइंसेस का गठन किया था। उन्हीं मैमथ का सबसे करीबी रिश्तेदार एशियाई हाथ है, जिसके साथ इसके 99.5% जीन मिलते हैं। मैमथ आनुवांशिक रूप से अभी की हाथियों के बजाय एशियाई हाथियों के ज्यादा करीब है। यह बात लोगों को हैरान कर देती है कि डोडो का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार निकोबार कबूतर है, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाला रंगीन विशेषताओं वाला पक्षी है। देखें, लेखक विज्ञान के जानकार हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। आजकल टेक्नोलॉजी तकनीक बहुत आगे निकल रही है। ये टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देते हैं। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज देखिए संडे है तो कम ही आर्टिकल काम के रहते हैं। बाकी शास्त्रीय भाषाओं पर आकरण राजनीति। भारत सरकार ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। इससे मराठी भी शामिल है। कुछ लोग इसे महाराष्ट्र चुनाव से जोड़कर देखते हैं और हर तथ्य में राजनीति तलाशने वालों को यह समझना होगा कि इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का निर्णय कोई अकादमिक नहीं है। अन्य तमाम भाषाएं भी समृद्ध हो सकती हैं। हमें इस दिशा में व्यापक कार्य करना चाहिए। बातों और संबंधित संस्थान देश में ऐसे कार्य कम ही हो रहे हैं, जो वाकई चिंता का विषय है। चलिए बताइए कौन सी अनुसूची के तहत शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा मिला है। किताबें हैं, ये भी देख सकते हैं पढ़ना हो तो। इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो संपादकीय पाठ है, इसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।